नमस्कार। आज हम खेल खेल में विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 7 विषय विज्ञान भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन इस पर चर्चा करेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे कि भौतिक परिवर्तन हमारे चारों तरफ जो घटनाएं घटती देखते हो आप, कि आप फ्रिज के अंदर पानी रखते हो और थोड़ी देर बाद में आप देखते हो आधे घंटे बाद आपको क्या है, उसकी बर्फ़ मिलती है। तो ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इसी तरह हम देखते हैं कि आइसक्रीम जो आपकी पसंदीदा वस्तु है, वो भी आप फ्रिज के अंदर दूध रखते हो, थोड़ी देर बाद में घंटे 2 घंटे बाद में आप क्या करते हो, फ्रीजर में से देखते हो तो उस दूध की क्या बन जाती है? आइसक्रीम बन जाती है। बड़े आनंद लेकर आप खाते हो उसको। तो अब हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये लिखा हुआ है आपका कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन, ये मैं इसको ट्री डायग्राम से आपको समझा रहा हूँ कि भौतिक परिवर्तन है, ये ऐसे लिखेंगे भौतिक परिवर्तन। दूसरा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुणों में, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। क्या कहा है मैंने? भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। उत्क्रमणीय। भौतिक परिवर्तन के प्रकार नंबर 1 उत्क्रमणीय परिवर्तन। मैं आपको उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी अभिकारक है, उत्पाद बनाता है, उत्पाद पुनः अभिकारक बनाता है। ये एक्टिविटी के माध्यम से मैं आपको करवा रहा हूँ। ये कागज़ देख रहे हो आप, मैं इसको उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण समझा रहा हूँ। मैंने इस कागज़ को क्रैश कर दिया इस तरह। ये देखिए, ये कागज़ ऐसे हो गया। पुनः मैं इसको खोल लूँगा और सही करता हूँ तो ये देखो दोबारा वैसा एक कागज़ मेरे को प्राप्त हो जाएगा। इसके भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन, सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन आया है, बाकी आप देख रहे हो कागज़ वैसा वैसा है। इसके अमाप में कोई परिवर्तन नहीं आया है, यानी अमाप में इसके साइज़ में चारों तरफ है, इसकी लंबाई चौड़ाई है वो बराबर रही है, इसका रंग सफ़ेद ही रहा है। तो ये भौतिक गुणों में इसका सिर्फ मैंने क्या किया, इसका क्रैश करने से सिर्फ इसका क्या है, ये जो इसके ये देखो ये निशान हो गए हैं कागज़ के ऊपर, बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। अभिकारक क्या था? कागज़ था, बिल्कुल साफ कागज़ था आपके पास। मैंने क्या किया, ये रिएक्शन दिखा रहा है, एक तीर दिखा रहा हूँ, और उत्पाद क्या बना, उत्पाद भी क्या था, कागज़ था। उत्पाद से पुनः अभिकारक हमें प्राप्त हुआ कि हमने क्या किया, कागज़ को सही किया तो हमें पुनः
क्या कागज़ ही मिला, यानी अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाता है, उत्पाद फिर क्या बना रहा है, अभिकारक बना रहा है। तो इस प्रकार की जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय परिवर्तन। इसका एग्जाम्पल और बता सकते हो आप आपके घर में, या आपने कहीं बाहर देखा हो। देखो आप, मैंने बताया है फ्रिज के अंदर पानी रखते हो गिलास के अंदर, और ये पानी है मान लीजिए, और थोड़ी देर बाद में आप देखते हो कि ये गिलास में है वो बर्फ़ जम जाती है। तो अब बर्फ़ को हम गर्म करने पर क्या होगा, दोबारा पानी पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। बस इस कागज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, फोल्ड कर रहा हूँ, मोड़ रहा हूँ। अब देखिए मैं इस कागज़ को चाहे फाड़ दूँ, दो हिस्से कर रहा हूँ मैं इसके, पुनः इसके दो हिस्से और कर देता हूँ। इसके कितने हिस्से हो जाएंगे, टोटल 4 हिस्से। अब इसको, ये कागज़ मैंने फाड़ दिया। देखिए आप इस कागज़ को पुनः सही व्यवस्थित करेंगे तो ये हमें दोबारा वैसा ही कागज़ प्राप्त हो जाएगा। यानी इसके क्या हुआ, अब देखिए पहले कागज़ था, मैंने इसके 4 टुकड़े किए थे, अब मैं इन्हें पुनः मिला कर क्या बना रहा हूँ, एक कागज़ बना रहा हूँ। ये कागज़ आपको पुनः प्राप्त हो गया। यानी पहले क्या था, कागज़ था, पूरी शीट थी, मैंने इसको फिर जोड़ दिया है तो ये एक शीट और पुनः बन गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद मिलकर क्या बना रहे हैं, अभिकारक बना रहे हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन का एक डेली लाइफ में आपके और भी उदाहरण हैं। दिन प्रतिदिन आप देखते हो कि पानी को गर्म करते हो तो क्या बन जाते हैं, वाष्प कण बन जाते हैं। वाष्प कणों को अगर आप प्लेट वगैरह रख देते हो उस बर्तन के, जिसमें पानी गर्म हो रहा है, तो पानी पुनः क्या, वाष्प कण है वो दोबारा क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो ये उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। मेरे हाथ में एक चौक का टुकड़ा है, अगर मैं इसको पीसता हूँ तो इससे क्या बन जाता है, चौक पाउडर बन जाता है। देखो इस पाउडर को पुनः हम क्या है, चौक प्राप्त कर सकते हैं। इस पाउडर, ये चौक पाउडर आपको दिख रहा है, मैंने अभी बता रहा था आपको कि अब इसको पानी डालेंगे तो ये पुनः हम क्या है, चौक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। ये भौतिक परिवर्तन के बारे में अब चर्चा कर रहे हैं हम, कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं एक कागज़ ले लेता हूँ और कागज़ के ऊपर एक लाइन खींच देता हूँ मार्कर से। देखिए अब मैं इसको इरेजर से मिटा सकता हूँ क्या, नहीं मिटा सकता। जबकि अगर यही लाइन अगर पेंसिल से खींची होती तो हम इरेजर से साफ़ कर सकते थे ना। मैंने एक कागज़ पर इस मार्कर की सहायता से लाइन खींची है। अब इसको मैं आप इरेजर की सहायता से मिटा के देखता हूँ कि ये कैसा परिवर्तन है। आपको भी करना है इसको, कि अगर मिट जाता है, इरेज हो जाता है, इरेज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, ये अनु उत्क्रमणीय परिवर्तन है। उसकी जगह मैं एक पेंसिल से लाइन लगा रहा हूँ। देखो आप, अब मैं इसको मिटाना चाहूँ तो मिट जाएगी। देखो अब मैंने पेंसिल की सहायता से लाइन खींची थी और इरेजर से इसको साफ़ किया तो ये साफ़ हो गया। तो ये परिवर्तन क्या होगा, उत्क्रमणीय, ये अनुत्क्रमणीय। ऐसे भौतिक परिवर्तन जिसमें अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद पुनः अभिकारक नहीं बनाते हैं। इसके लिए मैं एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये देखिए
ये आपके सामने हरी पत्ती है एक तो, और दूसरी पत्ती क्या है जो कुछ दिन बाद में जो पौधे से अपने आप अलग हो जाती है, झड़ जाती है। ये कैसे रंग की हो जाती है? पीले रंग की हो जाती है। तो ये हरी से तो पीली हो गई, और पीली पत्ती क्या पुनः हरी हो सकती है? नहीं। तो मैं यहाँ पत्ते का डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको। आप ऐसे इसको चिपका के देख सकते हैं कि एक साइड में ये है, एक साइड में ये है। अभिकारक तो मिलकर क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। इस साइड में तो यस कह रहा है ये, और इस साइड में ये नहीं, नो नहीं। यानी अभिकारक मिलकर तो उत्पाद बना रहे हैं, उत्पाद है, पुनः अभिकारक नहीं बना सकते। अब हम रासायनिक परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम भौतिक परिवर्तनों पर चर्चा कर चुके हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे डेली लाइफ में हम दिन ब दिन देखते रहते हैं कि किस तरह लोहा है वो जंग लगता है, और बहुत अधिक नुकसान होता है लोहे के जंग लगने से हमारी अर्थव्यवस्था को। जिस तरह बड़ी बड़ी जहाज़ है समुद्र में पानी में तैरती रहती है, उनके नीचे जो लोहे की तली होती है उसमें पानी में रहती है सारा दिन, उसमें बहुत जंग लग जाता है। इस तरह हमारे घरों में भी देखते हो आप, भूरे रंग की परत है, कुल्हाड़ी है, हथौड़ा है, उस पर जम जाती है। तो ये हम इन परिवर्तनों को कहीं पर तो हम कम करना चाहते हैं, जिस तरह लोहे को जंग लगना है उसको कम करना चाहते हैं। कुछ है रासायनिक परिवर्तन, उनको बढ़ाना चाहते हैं। हम एक एक करके हम रासायनिक परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे। पहले हम मैग्नीशियम पर चर्चा कर रहे हैं। मैग्नीशियम है एक Mg, मैग्नीशियम का सूत्र होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्रिया करके तीर का निशान होता है, क्रिया करके ये प्लस का निशान है, ये दोनों अभिकारक हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये क्या है? उत्पाद है। तो इसको लिखेंगे मैग्नीशियम, ये सिंबल है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी अब ये कहना चाहते हैं कि हम इसको जलाएंगे जब हवा में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम जल में घोलेंगे तो ये बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये एक प्रकार की राख होगी। अभी क्रियाकलाप करेंगे हम। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसने क्रिया की पानी से, जल से, और क्या बन गया? मैग्नीशियम क्रिया करके, निशान क्रिया करके ये अभिकारक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पिछली चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि इसकी प्रवृत्ति क्या होती है। अभी हम चेक भी करके दिखाएंगे आपको कि इसकी अक्षारीय प्रवृत्ति की होती है। लगभग धातुएं जो हाइड्रोक्साइड बनाती है वो अक्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये लाल लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। अभी क्रियाकलाप करने जा रहे हैं हम। मैग्नीशियम रिबन है, इसको हम जला रहे हैं मोमबत्ती की ज्वाला में। इसको लगातार नहीं देखना चाहिए जलते हुए मैग्नीशियम रिबन को। ये देखिए मैग्नीशियम रिबन जल रहा है आपका, और ये आपकी इससे क्या बनेगी? ऐस बनेगी। इसकी आँखों से बचा के रखना चाहिए कि आँखों को नुकसान हो सकता है इससे। ये देखिए इसकी राख बन रही है और ये जल रहा है। देखिए ये ऊपर वाली अभिक्रिया हो गई है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से क्रिया की और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब मैं इसको जल में घोल रहा हूँ, इस राख को, एस को जिसको बोलें हम, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये विलयन तैयार है।
अब मैं इसमें लाल लिटमस पत्थर है, इसको ये देखिए ऐसे पत्थर लिटमस पत्थर होते हैं, इसकी प्रवृत्ति को प्रकृति पता कर रहा हूँ कि अक्षारीय है या अम्लीय है। देखिए जैसे ही मैं इसको डुबाऊंगा इसके अंदर, देखिए पहले देखिए रंग कैसा है और ये लाल से नीला हो जाएगा थोड़ी देर में। देखो ये नीला हो रहा है, दोनों लिटमस पत्थर है, यानी ये क्या दर्शा रहे हैं कि ये जो है लाल लिटमस पत्थर अगर नीला हो जाता है तो इसके जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की जो प्रवृत्ति है वो क्या है, अक्षारीय है। दूसरी आपको एक रासायनिक अभिक्रिया ये भी दिख रही है कि मोमबत्ती है वो जल रही है, कार्बन का रूप है मोम, और कार्बन है ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब हम एक क्रियाकलाप और कर रहे हैं जिसमें कॉपर सल्फेट लेंगे, जिसको नीला थोथा बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, और एक लोहे की ब्लेड लेंगे। क्रिया करके निशान क्या होता है, क्रिया करके आयरन इज मोर रिएक्टिव, यानी आयरन है लोहा है वो ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलेंगे। FeSO और फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, यानी ये काले रंग का रेजिड्यू है वो बच जाएगा। अभी हम जस्ट आपको क्रियाकलाप के माध्यम से समझाएंगे कि ये कॉपर सल्फेट था। एक लोहे की ब्लेड लेंगे, इसमें लोहा लिखेंगे यहाँ पर, ये सिंबल है लोहे का Fe, ये कॉपर सल्फेट है, और आयरन सल्फेट बनेगा। क्योंकि आयरन है ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, कॉपर काले रंग का रेजिड्यू बच जाएगा। तो हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आपको सामने। देखिए ये आपका कॉपर सल्फेट है, मैं इसमें बीकर में डाल रहा हूँ, और ये तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड बोलते हैं इसको, ये है, और पानी डालेंगे, और एक ब्लेड है इसके अंदर डाल देंगे। तो थोड़ी देर बाद में इसका देखो ब्लैक कलर के जो है रेजिड्यू है वो बचने नीचे लगने लग शुरू हो जाएंगे। इन्हें रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं जिसको सफ़ेदी बोलते हैं या चूना बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं। और जिस तरह हम सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अभी हम आपको एक क्रियाकलाप के माध्यम से करवाएंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके, निशान किसका होता है, क्रिया करके, ये क्या है, अभिकारक है दोनों। और कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर और H2O जल बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट, इसको चूने का पत्थर भी बोलते हैं, प्लस जल। ये अभिक्रिया हम अभी करवा रहे हैं आपको, देखिए किस तरह। देखिए मैं चूना लिया है इसमें गिलास में, और इसमें जल मिला रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप चूने का जल। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था, मेरे पास गिलास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि जो सफ़ेदी होती है चूना जिसको बोलते हैं हम, उसमें मैंने पानी डाला था इस गिलास के अंदर, और इससे इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला है, ये पानी आपको दिख रहा है जो। अब मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि जो हम गैस छोड़ते हैं, नंबर एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन से
कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जिसको चूने का पत्थर भी बोलते हैं। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट, ये एक तो मैं एक्सहेलिंग जिसको बोलते हैं हम, उच्च श्वसन बोलेंगे इसको। एक अंतः श्वसन होता है, एक उच्च श्वसन होता है। उच्च श्वसन में हम कौन सी, यानी बाहर जो गैस छोड़ते हैं वो कौन सी गैस छोड़ते हैं, यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो एक तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये पानी अगर है चूने का पानी है, चूने का पानी है, दूधिया हो जाएगा। देखिए हम ये देखिए, पहले जल कैसा था, चूने का जल था, वो ऐसा था, मैंने निकाल के देखा था और ये आपको दिख रहा है। इसमें फ़र्क देख लीजिए आप, ये दूधिया हो गया है। अब हम लोहे को जंग लगना इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जिस तरह आप देख रहे हो, ये मेरे पास लोहे की एक प्लेट है, इस पे देखो भूरे रंग का जो आक्षेप जमा हुआ है, ये लोहा ऑक्सीजन और पानी के मेल से आयरन ऑक्साइड बन जाता है और धीरे धीरे जो आपका लोहा है वो ख़त्म हो जाता है, यानी इसको संक्षारित कर देता है, गला देता है। तो पहले तो हम समझते हैं कि किस तरह विक्रिया होती है, उसके बाद में हम इससे बचने के उपाय उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, लोहा ये एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहा आप देख रहे हो, मैं लिख रहा हूँ, लोहा प्लस ऑक्सीजन, यानी वायु में ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन प्लस जल, यानी नमी होती है वायु के अंदर। आपने देखा होगा बरसात के सीजन में जंग ज़्यादा लगेगा। तो आयरन ऑक्साइड, ये क्या था, आयरन, लोहा, ये ऑक्सीजन O2। ये जल कहाँ से आता है, वायुमंडल के अंदर नमी होती है, वो जल होता है H2O, क्रिया करके आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और XH2O, ये आपका जंग कहलाता है। ये जंग लग जाता है, इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, यानी कुछ मैंने कहा था शुरू में आपको लेसन में, किस रासायनिक अभिक्रियाओं को हम मंद करना चाहते हैं, उनमें लोहे को जंग लगना है। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। आपको पता है कि बड़े बड़े शिप है, जहाज़ है, समुद्री जहाज़ है, ट्रक है, गाड़ियाँ हैं, उनको सबको ये जंग है। इसके कारण उनके नीचे के हिस्सा जो पैंदी होती है वो ख़त्म हो जाती है, तली जिसको बोलते हैं। तो उसको बचने के क्या उपाय, एक तो हम पेंट कर सकते हैं, दूसरा है कि ग्रीस लगाकर। एक तरीका ये है कि घटिया धातु पर बढ़िया धातु की परत चढ़ाकर। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक अथवा क्रोमियम की परत चढ़ाना। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि इसको क्या कहते हैं, जिंक की परत चढ़ाना, इसको यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। अब हम एक एक्टिविटी के माध्यम से करेंगे इसको, परत चढ़ाना, गैल्वेनाइजेशन,
अथवा यशद लेपन बोलते हैं। कहा जाता हमें इस क्रियाकलाप को करने के लिए कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा, पानी से भरा हुआ गिलास और 4 सेल यानी 4 सेलों का समूह या एक बैटरी और कॉपर वायर जो विद्युत धारा को संचालित करने के काम आएगी, तांबे की स्ट्रिप जो बढ़िया धातु का काम करेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तन्मु हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक लोहे की चाबी। अब हम आपको गैल्वेनाइजेशन दिखा रहे हैं। मेरे पास एक तो आप देख रहे हो कि ये जो आपको एक को कैथोड और एक को एनोड बनाया, जिस धातु पर हमें परत चढ़ानी हो। जिस तरह मैं एक चाबी की है आपके, इस पर परत चढ़ा रहा हूँ, किस चीज़ की, तांबे की। तो ये तांबे की प्लेट है मेरे पास, तो मैंने ये एनोड बनाया है जिस धातु पर परत चढ़ानी हो, यानी ये आपका नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है मैंने बैटरी के। ये आपको सामने दिख रहा है, बैटरी दिखाऊंगा अभी आपको, बैटरी लगी हुई ऊपर, ये वायर दिख रही है आपको। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। यानी पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने शुद्ध धातु को, ये देखिए आप, शुद्ध धातु है, इसको मैंने क्या बनाया है, पॉजिटिव टर्मिनल। इसको पॉजिटिव टर्मिनल क्या कहते हैं, कैथोड बोलते हैं, कैथोड से जोड़ा है। और नेगेटिव टर्मिनल है, इसको किससे जोड़ा है मैं, लोहे को जंग से बचाने का तरीका है एक अन्य स्टेनलेस स्टील बनाना। जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो ये ब्लेड, इसका कलर देखो, ये स्टेनलेस स्टील है। लोहे को जंग से बचाने का तरीका स्टेनलेस स्टील बनाना। मेरे हाथ में आप ब्लेड देख रहे हो, ये स्टेनलेस स्टील से बनी होती है। अब देखो इसमें क्या क्या मिलता है, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज तथा कार्बन मिलाकर इसको स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है ताकि लोहे को जंग ना लगे। तो ये जंग से बचने का एक अन्य तरीका है। आगे आपका है रासायनिक परिवर्तन में जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, ओजोन परत। ओजोन है ऑक्सीजन का एक रूप होता है। O3 जिसको बोलते हैं। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। यह है सूर्य से आने वाली, अल्ट्रा वायलेट भी बोलते हैं, यूवी या पराबैंगनी। विकिरणों को सोख लेती है और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। तो ये देखिए, यानी मेरा कहने का मतलब आपको यह है कि अगर सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणें यानी पराबैंगनी किरणें अगर धरती पर आती है तो यह कैंसर का बहुत बड़ा कारण हो सकती है सभी जीवों में, और वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को, सभी को इससे नुकसान है। जिस तरह आप बरसात में निकलते हैं तो क्या लेते हैं, छाता ले लेते हैं। एक धरती का एक छाता है और इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, बच रहे हैं सब बीमारियों से, जो कैंसर कारक बीमारियां लगभग उनसे बचते हैं। तो अब इसको नुकसान हो रहा है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है, उसका उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है। फ्रिजों में लगती है CFC और शेविंग क्रीम में भी होती है। यानी ओजोन परत है, इसको
नुकसान पहुंच रहा है, यानी ये ख़त्म हो रही है हमारी ओजोन परत, इसको बचाना ज़रूरी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो फ्रिज है उनकी गैसें हैं वो, और उनका CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हम विकल्प ढूंढ सकते हैं तो। और ये ओजोन परत है, ये सूर्य से आने वाली विकिरणों को सोख लेती है और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है, मैंने लिखा है। तो अब इसको नहीं बचाएंगे तो हमारी सभ्यता है वो संकट में पड़ सकती है। तो ये हमारा ये रासायनिक क्रिया होती है इसकी, सूर्य की किरणों के साथ ओजोन की, और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है, हमारे से सीधा जुड़ा हुआ है। विस्थापन अभिक्रिया अभी मैं करवा रहा हूँ आपको कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु, एक अधिक अभिक्रियाशील धातु एक कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। जिस तरह मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कॉपर सल्फेट, इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। और ये है जिंक, ये सिंबॉलिक रूप है इसका, सिंबल में प्लस में जिंक धातु मैंने डाली है। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, सॉल्यूशन एस से सॉल्यूशन, या एक्वा लिख सकते हो आप, सॉल्यूशन जिंक से क्रिया करती है। और जिंक इज मोर रिएक्टिव, यानी ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से। तो जिंक सल्फेट इसका क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। और प्लस में कॉपर धातु है, रेजिड्यू के रूप में काले रंग के नीचे बैठ जाएगी। अभी आपको एक एक्टिविटी के माध्यम से करवाएंगे। ये जिंक सल्फेट यहाँ पर, ये तीर का निशान है, क्रिया करके जिंक सल्फेट प्लस कॉपर धातु ये नीचे बैठ जाएगी आपकी। तो अब देखिए ये रिएक्टिविटी में आपको, ये देखिए इसमें कॉपर सल्फेट, यानी मैंने बताया था जल और कॉपर सल्फेट मैंने बोला था। तो कॉपर सल्फेट में अब मैं जिंक, देखो आपको ये बिल्कुल चमक रहे हैं, ये जिंक के कुछ टुकड़े हैं, ये डाल रहा हूँ इसके अंदर। और थोड़ी देर में आप देखोगे कि ये इनका रंग है काला हो जाएगा। तो मैं निकालूंगा इसमें इन टुकड़ों को, ये देखो, ये आपको कॉपर सल्फेट में से जिंक के टुकड़े निकाले, देखो कैसा रंग हो गया इनका, ब्लैक कलर हो गया। दूसरा और निकाल रहा हूँ मैं, इसका रंग भी देखो ब्लैक कलर का हो गया, यानी। और ये जो आपका जिंक है ये इससे क्रिया कर रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है। और ब्लैक कलर है, कॉपर है, ये इसके ऊपर जमा होता जा रहा है, यानी जिंक तो इसके अंदर घुल रहा है और कॉपर जमा होता जा रहा है। इस रिएक्शन में हमारी ये रासायनिक अभिक्रिया, इसको हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। परिवर्तन में अब हम समराइज़ कर रहे हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। रासायनिक परिवर्तन में पहला हमने सीखा था कि कोई भी पदार्थ है वो अभिक्रिया करेगा, ऊष्मा और प्रकाश देगा। जिस तरह मैग्नीशियम को हमने जलाया था, तो रासायनिक परिवर्तन के दौरान हो सकता है कि पदार्थ क्या दे, ऊष्मा कोमा प्रकाश, या अन्य किसी पदार्थ का अवशोषण या विकिरण होना। विकिरित होना या विकिरण होना।
यानी मेरा कहने का मतलब है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें प्रकाश होगा, ये एक संभावना ये भी है। और कोई पदार्थ अवशोषित होगा और कोई जिस तरह विकिरण होगा, जिस तरह आप मैग्नीशियम रिबन जल रहा था तो आपने देखा उसमें प्रकाश विकृत हो रहा था। तो नंबर 2, गंध में परिवर्तन होना। आपने देखा होगा जब भी कोई वस्तु या पदार्थ, दूध है, बाहर रह जाता है, कोई अन्य पदार्थ सड़ता है, गलता है तो उसमें बदबू आती है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे है आपका रंग में परिवर्तन होना। जिस तरह आप देखते हो कि कोई पदार्थ है वो खाने योग्य नहीं रहता है तो उसमें बदबू आती है, गंध आनी शुरू हो जाती है। इस तरह आप कोई फल ले लेते हो, आप पपीता है, सेब है, तो अगर वो खाने योग्य नहीं रहता उसमें और तरह बदबू आने लग जाती है और उसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इस तरह कटे हुए सेब हैं, उनको रख दें तो उनके ऊपर एक अलग तरह की परत जम जाती है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। किसी गैस का बनना, तो प्रकाश उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती है। तो वो गैस है, इसका उत्पादन रासायनिक परिवर्तन के दौरान गैसों के उत्पादन का भी एक ये उदाहरण है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान गैसों का उत्पादन होता है। दिवाली पर आप पटाखे जलाते हो तो उस टाइम देखा होगा आपने कि पटाखों की ध्वनि उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है और उसके साथ साथ क्या है, गैसें उत्पन्न होती है जो विषैली होती है।